तो मैं पारसमणि चौहान उज्ज्वल क्लासेज आरटीपी में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का जो सब्जेक्ट मैथ्स है, मैथमेटिक्स, ठीक है, वो हम शुरू करेंगे। और हम लोगों का पहला चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। इससे पहले मैं एक बात बता दूं कि हम लोग क्लास 9th में इस बात की चर्चा कर चुके हैं। संख्या पद्धति जो पहला चैप्टर है उसमें हम लोगों ने इस बात की चर्चा कर चुका है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है, और परिमेय संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, काल्पनिक संख्याएं क्या होती है, सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग अपना ध्यान केंद्रित करेंगे वास्तविक संख्याओं के बारे में, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में। यहीं से शुरू कर देते हैं भाई, वास्तविक संख्याओं के बारे में ही हम शुरू कर देते हैं। तो एक बात मैं बताऊं कि वास्तविक संख्याएं कहते किसे हैं, ठीक है। तो पहली बात यह है कि मान लीजिए कोई संख्या ये है, माना कोई संख्या ए है, ठीक है। ए को वास्तविक संख्या हम कब कहेंगे? वास्तविक संख्या कब कहेंगे? कब कहेंगे? जब इस संख्या का वर्ग करने पर 0 या 0 से बड़ा है, यानी कि पॉजिटिव है, 0 या पॉजिटिव है, तो वह संख्या वास्तविक संख्या कहा जाएगी, ठीक है। लेकिन यदि वर्ग करने पर 0 से छोटा आ जाता है, वर्ग करने पर 0 से छोटा आ जाता है, तो वह कहलाती है काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? कोई संख्या हो, उसका वर्ग करने पर क्या है, वर्ग करने पर या 0 है या 0 से बड़ा है, यानी हमेशा हमेशा धनात्मक है, उस तरह की संख्या को हम लोग वास्तविक संख्या का नाम देते हैं। और वास्तविक संख्याओं का जो परिवार होता है, जो समुच्चय होता है, उसे हम R से निरूपित करते हैं, ठीक है। तो R बराबर हम क्या लिख सकते हैं समुच्चय की भाषा में? आपको नहीं पता होगा समुच्चय क्या होता है, तो कोई बात नहीं, समुच्चय के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूंगा। R यानी कि कोई संख्या वास्तविक संख्या कब होगी, ठीक है। परिभाषा है यक्स सच डेट, यानी कि यक्स जो है वास्तविक संख्या होगी कब? जब यक्स स्क्वायर का मान 0 या 0 से बड़ा होगा, तब यक्स जो है वह वास्तविक संख्या कब होगी? जब उस संख्या का वर्ग या 0 होगा या 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। हाँ, समुच्चय के बारे में मैं बोल रहा था कि समुच्चय क्या होता है। तो समुच्चय के लिए मैं आपको 11th में पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। समुच्चय का मतलब कोई परिभाषित संग्रह होता है ना, उसे ही हम समुच्चय कहते हैं। जो भी परिभाषित संग्रह हो, ठीक है। परिभाषित संग्रह का मतलब ये होता है कि हम बता सकें कि उस संग्रह में कौन सी वस्तु है, कौन सी नहीं है, ठीक है ना। या फिर आपकी सुविधा के लिए समुच्चय को आप परिवार कह लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर संग्रह कहिए, परिवार कहिए, ठीक है। लेकिन जो स्पेशल संग्रह होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? समुच्चय बोलते हैं। तो फिलहाल इतना आप समझिए कि वास्तविक संख्याओं का जो परिवार होता है, जो समुच्चय, उसे हम कैपिटल R से निरूपित करते हैं। R बराबर हम समुच्चय की भाषा में लिख सकते हैं यक्स सच डेट यक्स स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि यक्स जो है वह वास्तविक संख्या होगी कब? जब यक्स स्क्वायर का मान 0 या 0 से बड़ा होगा, तब, ठीक है। यदि उस संख्या का वर्ग 0 से छोटा होता है तो वह क्या कही जाती है? काल्पनिक संख्या कही जाती है। अरे भाई, एग्जाम्पल के तौर पे आप देखना चाहते हैं तो ले लीजिए भाई, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं। अच्छा ये बताइए, 4 वास्तविक संख्या है कि काल्पनिक संख्या? सोचिए। तो चलिए देखते हैं
4 का वर्ग करेंगे, परिभाषा मैंने बताया था, जो गुण बताया था, परिभाषा जो मैं बताया था, 4 का वर्ग कीजिए, क्या आएगा 16। 16 0 से बड़ा होता है कि नहीं, बड़ा होता है। तो इसका मतलब कि जो 16 है वह क्या है, वास्तविक संख्या है। 16 बिलोंग इन आर, 16 बिलोंग्स इन आर। इसका मतलब ये है कि 16 जो वास्तविक संख्या है, 16 क्या है, वास्तविक संख्या है। अच्छा ये बताइए -4 वास्तविक संख्या है कि नहीं। -4 का वर्ग कीजिए, क्या आएगा बोल दीजिए। 16, फिर 16 ही आ जाएगा, 0 से बड़ा है। इसका मतलब कि 16 भी क्या है, वास्तविक संख्या है। 16 नहीं, ये 4, ये माफ कीजिए, 16 नहीं, ये 4 जो है वह क्या होगा, वास्तविक संख्या। ये माइनस जो 4 है वह क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। ठीक है, 16 तो वास्तविक संख्या है ही है। माने जो भी संख्या 0 से बड़ी रहेगी या 0 रहेगा वह वास्तविक होता है। ठीक है, जिसका वर्ग हम करें। जैसे मान लीजिए आप देख लीजिए √-4, यह जो है वह वास्तविक संख्या है या काल्पनिक संख्या है। तो इसको चेक करना है कि वास्तविक संख्या है कि काल्पनिक संख्या, तो आपको इसका वर्ग करना पड़ेगा। -4 का वर्ग कीजिए, क्या आएगा बोलिए। तो देखिए ये वर्ग है, ये वर्ग है, ये करने है तो खत्म हो जाएगा ना। तो -4, -4 0 से क्या होता है, छोटा होता है ना। तो इसलिए जो -4 है, ठीक है ना, यानी कि ये जो -4 जो है वह 0 से छोटा है। तो यह जो करणी में -4 है यह वास्तविक संख्या नहीं होगी, बल्कि क्या होगा, आई फॉर इमेजिनरी, काल्पनिक संख्या होगी। ठीक है ना, करणी में -4 जो है वह वास्तविक संख्या नहीं होगी। तो मैं यहाँ पर आपको बताया कि वास्तविक संख्या किसे कहेंगे। तो जिस संख्या का वर्ग करने पर, ठीक है, 0 या 0 से बड़ा आता है वो वास्तविक, और जिसका वर्ग करने पर 0 से छोटा है वो क्या होता है, काल्पनिक। जैसे 4 का वर्ग करने पर 16 है, 0 से बड़ा है ना, तो 4 का है, वास्तविक है। जैसे -4 है ना, वर्ग करने पर 16, 0 से बड़ा है ना, तो -4 क्या है, वास्तविक संख्या है। करणी में -4, इसका वर्ग करने पर -4, 0 से छोटा है ना, तो यह वास्तविक संख्या नहीं है, यानी कि क्या है, काल्पनिक संख्या है। ठीक है, अब मैं आपको और एक बात बता दूं, और एक तरह से आपको एक बात बताऊं। जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वह परिमेय और अपरिमेय का, परिमेय प्लस अपरिमेय का सम्मिलित रूप होती हैं। ठीक है ना, यानी कि यहाँ से हम यह कह सकते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित समुच्चय को, सम्मिलित परिवार को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। क्या मैंने बताया, वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, तो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं, इन दोनों के सम्मिलित परिवार को, सम्मिलित समुच्चय को ही हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में। ठीक है ना, हमें क्या पढ़ना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में, और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ना है। ठीक है ना, यानी अंकगणित का मूलभूत प्रमेय के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग यह शुरू कर दें, जैसा कि मैंने नाम लिया था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, और एक होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो एल्गोरिथम क्या होता है, प्रमेयिका क्या होता है, लेमा क्या होता है, कंजेक्चर क्या होता है, प्रमेय क्या होता है, थ्योरम क्या होता है, उप प्रमेय क्या होता है, कारोलरी क्या होती है। ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे आपको इन शब्दों के बारे में, अभिधारणा क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि अभिधारणा क्या होता है, अभिगृहित क्या होता है, प्रमेय क्या होता है। पहले इन शब्दों के बारे में हम समझ जाएं। तो पहले मैं आपको बताता हूं अभिगृहित। अभिगृहित क्या होता है, ठीक है, एक्सियम। पहले इन शब्दों को समझ ले कि
एल्गोरिथम क्या होता है, अभिगृहित क्या होता है, अभिधारणा क्या होता है, तब हमको समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। चलिए, अभिगृहित क्या होता है ये सोचना है हम लोगों को। देखिए, जब गणित की बात होती है ना, तो उसमें कुछ ऐसे बिंदु आते हैं जिनको परिभाषित किया जा सकता है, कुछ को अपरिभाषित किया जा सकता है। और जिसको परिभाषित किया जा सकता है वो तो ठीक है, जिनको अपरिभाषित किया जा सकता है, यानी कि परिभाषित नहीं किया जा सकता, वे अपरिभाषित पद कहलाते हैं। जिन बिंदुओं की, जिन पदों की व्याख्या हम नहीं कर पाते हैं, उनको परिभाषित नहीं कर पाते हैं, वे अपरिभाषित पद कहे जाते हैं। जैसे बिंदु है, बिंदु जो है यह एक अपरिभाषित टर्म है, पद है, तथ्य है, अपरिभाषित चीज है। लेकिन बहुत विद्वान, चाहे बहुत लोग इसे परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। बिंदु की परिभाषा लोग देते हैं कि बिंदु में न तो लंबाई हो, न चौड़ाई हो, न ऊंचाई हो। मतलब ऐसा प्रतीक, ऐसा चिन्ह या निशान जिसमें न तो लंबाई हो, न चौड़ाई हो, न ऊंचाई हो। क्या इस चिन्ह को हम बिंदु कह सकते हैं? जो मैंने व्हाइट बोर्ड पर बनाया यह चिन्ह, इसको बिंदु कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ लंबाई, चौड़ाई, मोटाई है। कितना भी मैं छोटा बनाऊं चिन्ह मार्कर से, चाहे इस पेंसिल की नोक से कितना भी छोटा चिन्ह मैं बनाऊं, तो उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जरूर होती है, कुछ ना कुछ जरूर होती है। तो इसका मतलब ये है कि हम बिंदु को जितनी भी सटीकता से परिभाषित कर लें, वह परिभाषा जो है एकदम सटीक नहीं हो सकती। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि बिंदु को परिभाषित तो लोग करते हैं, लेकिन बिंदु जो है वह अपरिभाषित पद है, क्योंकि वह परिभाषा दो देते हैं, वह परिभाषा तो है लेकिन हकीकत में नहीं हो सकती। परिभाषा हम दे सकते हैं, लेकिन मान लीजिए हम बिंदु कहेंगे किसे, कोई भी निशान बनाएंगे तो उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जरूर आ जाएगी। समतल को भी लोग परिभाषित करते हैं, तो समतल भी ये क्या है, अपरिभाषित पद है। ठीक है ना, हम ये जो अपरिभाषित पद हैं इनको हम समझ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सब चीज़ों को ही परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है ना, तो जिन चीज़ों को परिभाषित नहीं किया जा सकता उन्हें हम अपरिभाषित पद के रूप में रखते हैं। जैसे बिंदु हुआ, समतल हुआ, ये क्या है, अपरिभाषित पद है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो गणित में ऐसे भी तथ्य मिलते हैं जिनको हम साबित नहीं कर पाते हैं, लेकिन अपने अंतर्ज्ञान के द्वारा हम उसे क्या मानते हैं, सत्य मानते हैं। ठीक है ना, तो जिन चीज़ों को हम अपने अंतर्ज्ञान के द्वारा सत्य मानते हैं, उन्हें हम सिद्ध नहीं कर पाते, उसे अभिगृहित कहते हैं। अभिगृहित किसे कहते हैं? वे तथ्य जिनको सत्य साबित नहीं किया जा सकता, सत्यापित नहीं किया जा सकता, लेकिन जिसे हम अपने अंतर्ज्ञान के द्वारा, गणितीय ज्ञान के द्वारा क्या करते हैं, सत्य मानते हैं, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? बोलिए, अभिगृहित बोलते हैं। ठीक है ना, आपने यूक्लिड के अभिगृहित पढ़े थे। ठीक है ना, यूक्लिड ने जो एलिमेंट्स नामक पुस्तक लिखी थी, तो उसमें उन्होंने दिया है अभिगृहित। ठीक है ना, तो आप लोग क्लास 9th में अभिगृहित पढ़े होंगे। ठीक है, तो आप तमाम अभिगृहित पढ़े होंगे, उसमें से मैं एक आध अभिगृहित लिख देता हूँ। ठीक है ना, जैसे एक अभिगृहित मैं लिखता हूँ कि वे वस्तुएं, ये यूक्लिड की अभिगृहित है, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, एक ही वस्तु के बराबर हों, आपस में भी बराबर होती हैं, आपस में भी बराबर होती हैं। अभिगृहित किसे कहते हैं? तो वे तथ्य जिनको साबित नहीं किया जा सकता, जिसे हम सत्य मान लेते हैं, जिसे हम अपने अंतर्ज्ञान के द्वारा सत्य मान लेते हैं, गणितीय ज्ञान के द्वारा सत्य मान लेते हैं, उन्हें अभिगृहित कहते हैं। अभिगृहित बहुत सारे हैं, जैसे क्लास 9th में हम लोग अभिगृहित पढ़े थे, 6-7 शायद पढ़े थे। ठीक है, लेकिन तो उसी में से एक यूक्लिड की अभिगृहित मैं लिखता हूँ कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों, आपस में भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे दो वस्तुएं हैं, इसका मतलब क्या है
कि एक वस्तु ए है, एक वस्तु बी है, यह भी तीसरी वस्तु सी के बराबर है, यह भी सी के बराबर है, ठीक है। ये दो वस्तुएं एक ही वस्तु के बराबर है, तो ये दोनों वस्तुएं भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। बात सही भी है। अब इसको क्या इससे साबित हम कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको साबित तो किया नहीं जा सकता, लेकिन ये बात आपको क्या अपने ज्ञान के द्वारा, अपने गणितीय ज्ञान के द्वारा, अपने अंतर्ज्ञान के द्वारा सही नहीं लग रहा है। तो जब सही लग रहा है यानी कि आप सही मान रहे हैं, तो इस तरह की बातों को, तथ्यों को ही हम लोग का नाम दिए हैं, अभिगृहित नाम दिए हैं, ठीक है। चलिए अब अभिधारणा मैं बताता हूं कि अभिधारणा क्या होता है। अभिधारणा पास्टुलेट्स, पास्टुलेट क्या होता है, अभिधारणा क्या होता है, ठीक है ना। तो ये भी अब बिल्कुल सेम वैसा ही होता है। अभी हम लोग पढ़े थे अभिगृहित के बारे में, तो यह भी ऐसा पद होता है जिसको हम अपने ज्ञान के द्वारा सत्य मानते हैं, ठीक है ना। तो ये भी जो अभिधारणा होता है वह क्या होता है, इनको भी हम लोग अपने अंतर्ज्ञान के द्वारा ही सत्य मानते हैं, ठीक है ना। और ये ऐसी परिकल्पनाएं होती हैं, ठीक है ना, ऐसे कथन होते हैं जिनको हम सत्य मानते हैं और जो किसी परिकल्पनाओं का क्या होता है, आधार बनाता है, ठीक है। यानी कि अभिधारणाएं क्या होती हैं, अभिधारणाएं वे तथ्य होते हैं जिनको हम सत्य मानते हैं तथा जो किसी परिकल्पना का आधार बनाती है, ठीक है ना। अभिधारणाएं क्या होती हैं, एक बार और समझ लीजिए। अभिधारणाएं वे तथ्य होते हैं जिनको हम सत्य मानते हैं, ठीक है, तथा जो किसी परिकल्पना का क्या बनाते हैं, आधार बनाते हैं। और ये ज्यामिति से संबंधित है, यानी कि ये जो अभिधारणाएं हैं वह क्या है, ज्यामिति से संबंधित है। किससे संबंधित है, ये ज्यामिति से संबंधित है, ठीक है। तो आप यूक्लिड के 5 अभिधारणा भी पढ़े थे। यूक्लिड के कितने अभिधारणा पढ़े थे, 5 अभिधारणा पढ़े थे। तो उसमें से मैं एक अभिधारणा लिखता हूं, ठीक है ना। एक अभिधारणा क्या है कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, खींची जा सकती है, ठीक है ना। चलिए, तो अभिधारणाएं क्या होती हैं, अभिधारणाएं उन परिकल्पनाओं से संबंधित हैं, उनसे रिलेटेड है, ठीक है, जो ज्यामिति से संबंधित है। यानी कि जो ज्यामिति से संबंधित परिकल्पनाएं हैं, उन परिकल्पनाओं को ही अभिधारणा हम कहते हैं, ठीक है। और जिसे हम क्या मान लेते हैं, सत्य मान लेते हैं। लेकिन जो बाकी परिकल्पनाएं हैं जो सत्य होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अभिगृहित कहते हैं। तो अभिधारणा के बारे में एक बात और बता दूं, वे तथ्य जिनको हम सत्य मान लेते हैं तथा जो किसी परिकल्पना का क्या बनाते हैं, आधार बनाते हैं, ठीक है ना। अभिधारणाएं वे अभिधारणाएं परिकल्पनाओं से संबंधित हैं, उन परिकल्पनाओं से संबंधित है जो परिकल्पनाएं किससे संबंधित है, ज्यामिति से संबंधित है। तो देख लीजिए, ये मैं पहली अभिधारणा लिखा हूं, ठीक है। यह किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, ज्यामिति से संबंधित है। तो यह अभिधारणा क्या है, ये पहली अभिधारणा है यूक्लिड की, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, ठीक है ना। तो अभिधारणा को समझ लेते हैं। कह रहा है कि यह एक बिंदु है, यह एक बिंदु है, तो एक बिंदु से एक दूसरे बिंदु तक, अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा क्या कर सकते हैं हम, बोलिए, खींच सकते हैं, ठीक है ना। तो यह यूक्लिड की पहली अभिधारणा है। ऐसे ही आप क्लास 9th में यूक्लिड की 5 अभिधारणाएं पढ़े थे और 5वीं अभिधारणा को दूसरे शब्दों में भी आपने क्या किया था, व्यक्त किया था, ठीक है ना। चलिए, अब मैं आपको बताता हूं साध्य या प्रमेय किसे कहते हैं, साध्य किसे कहते हैं या
प्रमेय किसे कहते हैं? साध्य। प्रमेय, ठीक है। प्रमेय को आप लोग बहुत सारे प्रमेय पढ़े होंगे, 9th में सिद्ध भी किए होंगे। तो अभी मैं बताता हूं साध्य या प्रमेय, प्रोपोजिशन या थ्योरम क्या होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं प्रोपोजिशन और थ्योरम क्या होता है, समझ लेते हैं। साध्य किसे कहते हैं, प्रमेय किसे कहते हैं, ठीक है। तो वे तथ्य या कथन जिनको हम परिभाषाओं की सहायता से, अभिगृहितों की सहायता से, ठीक है, सत्यापित कर देते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? साध्य बोलते हैं या प्रमेय बोलते हैं। प्रमेय किसे कहते हैं, प्रमेय किसे कहते हैं? तो वे कथन, वे तथ्य जिनको परिभाषाओं की सहायता से, जिनको हम अभिगृहितों के प्रयोग से साबित कर देते हैं, सत्यापित कर देते हैं, उन्हें हम प्रोपोजिशन या थ्योरम कहते हैं, ठीक है। जैसे एक थ्योरम मैं लिखता हूं, क्लास 9th में आप सिद्ध भी किए होंगे, ठीक है। आपने प्रमेय सिद्ध किया होगा, किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, तीनों अंतः कोणों का योग क्या होता है? 180 अंश होता है। ये आपने प्रमेय सिद्ध किया है, क्लास 9th में सिद्ध किया है। तो एक बात आपको याद है कि नहीं, जरा मुझे बता दीजिए कि इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमने किस अभिगृहित का प्रयोग किया था, ठीक है। पहला प्रयोग किया था हम लोगों ने रैखिक युग्म अभिगृहित का प्रयोग किया था, याद है ना? रैखिक युग्म अभिगृहित, ठीक है। तो क्या आपने समझा? प्रमेय किसे कहते हैं? वे कथन या वे तथ्य जिनको हम परिभाषाओं की सहायता से, अभिधारणाओं की सहायता से, अभिगृहितों की सहायता से या अन्य प्रमेयों की सहायता से सिद्ध कर देते हैं, साबित कर देते हैं, उसे हम प्रमेय कहते हैं। जैसे किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, इसे हम लोगों ने सिद्ध किया है रैखिक युग्म अभिगृहित से, ठीक है ना। और एकांतर कोण के बारे में आप भी पढ़े, एकांतर कोण प्रमेय से सिद्ध किए थे हम लोगों ने। तो मैं आपको बताया कि अभिगृहित क्या होते हैं, अभिधारणा क्या होते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कंजेक्चर क्या होता है। कंजेक्चर आपने 9th में इसका नाम सुना होगा। कंजेक्चर क्या होता है? कंजेक्चर चलिए, तो मैं आपको अब बताने जा रहा हूं कि कंजेक्चर होता क्या है, ठीक है ना। कंजेक्चर ऐसा कथन होता है, ऐसा तथ्य होता है जिसे हम अपने गणितीय ज्ञान और गणितीय अंतर्ज्ञान के द्वारा सत्य मानते हैं। ध्यान दीजिएगा, अभिगृहित में भी यही बात है, हम अपने अंतर्ज्ञान के द्वारा ही सत्य मानते हैं। अभिधारणा में यही बात है, अंतर्ज्ञान के द्वारा ही सत्य मानते हैं। और कंजेक्चर में भी यही बात है कि हम अपने अंतर्ज्ञान के द्वारा ही सत्य मानते हैं। तो तीनों में फर्क क्या है कि ये तीनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो मैं अलग अलग होने का कारण बताऊंगा, पहले इसको मैं परिभाषित कर लूं। कंजेक्चर होता क्या है कि कंजेक्चर ऐसा तथ्य होता है, ऐसा कथन होता है जिसे हम गणितीय ज्ञान या गणितीय अंतर्ज्ञान के द्वारा सत्य मानते हैं, ठीक है ना। कंजेक्चर, ध्यान दीजिएगा, यही मेन बात है कि कंजेक्चर सत्य भी हो सकता है, असत्य भी हो सकता है। कंजेक्चर को सत्य तो मानते हैं, लेकिन यह सत्य भी हो सकता है, चाहे असत्य भी हो सकता है, ठीक है। जब कंजेक्चर को हम सत्य साबित कर देंगे, तब वह कंजेक्चर क्या बन जाता है? प्रमेय बन जाता है, साध्य बन जाता है। सुनिए एक बात, अब यहां से मैं
आपको अलग अलग चीजें बताऊंगा। ठीक है, क्या क्या चीजें बताऊंगा? एक शब्द है अभिगृहित, और एक शब्द है अभिधारणा, और एक शब्द है कंजेक्चर। तीनों में ही हम अपने अंतर्ज्ञान के द्वारा सत्य मानते हैं। तो अंतर क्या है, बारीकी से समझिए। अभिगृहित तो ऐसी परिकल्पना होती है, ऐसे तथ्य होते हैं, ठीक है, ऐसे कथन होते हैं जिनको हम सत्य मानते हैं, वे सत्य होते हैं, उनको हम असत्यापित नहीं कर सकते हैं। तो उस तरह की चीज़ों को, उस तरह के कथनों को हम अभिगृहित का नाम दिए हैं। और अभिधारणाएं भी, ये भी अभिगृहित का जुड़वा भाई कह सकते हैं। लेकिन अभिगृहित जो होते हैं, ऐसी परिकल्पनाएं होती हैं, उन परिकल्पनाओं से संबंधित होते हैं जो ज्यामिति से संबंधित है। ठीक है ना, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ज्यामिति से संबंधित परिकल्पनाएं हैं, उन परिकल्पनाओं को ही हम क्या कहते हैं, अभिधारणा कहते हैं। ये ज्यामिति के लिए लागू है। और कंजेक्चर में ध्यान दीजिए, ये सत्य होते हैं, ये भी सत्य होते हैं। ये सत्य असत्य नहीं हो सकते, ये सत्य होते हैं तो होते हैं, ये भी सत्य होते हैं तो होते हैं, ये सत्य होते हैं। लेकिन ये वे चीजें सत्य होते हैं जो ज्यामिति से संबंधित है। तो ज्यामिति से संबंधित है, इसलिए एक अलग नाम दिया गया है, अभिधारणा। कंजेक्चर को हम सत्य तो मानते हैं, सत्य मानने का कारण क्या है, आप पूछ सकते हैं कि भाई जब वो सत्य और असत्य हो सकता है तो आप सत्य मानते क्यों हैं? सत्य हम इसलिए मानते हैं कि हम तमाम उदाहरणों के द्वारा जब कंजेक्चर पर लागू करते हैं, तमाम उदाहरण उस कंजेक्चर पर लागू करते हैं तो वह साबित हो जाते हैं सभी उदाहरण। तो इसलिए हम कंजेक्चर को सत्य मानते हैं। लेकिन कंजेक्चर क्या यह जरूरी है कि कोई चीज उदाहरण पर, 2 उदाहरण पर, 3 उदाहरण पर लागू हो रही है तो सभी उदाहरणों के लिए लागू हो जाएगा? इस बात की गारंटी नहीं मिल पाती है। और जब इस बात की गारंटी मिल जाए कि वह चीज, वह कथन सबके लिए सही है, तब वही कंजेक्चर का बन जाता है, प्रमेय बन जाता है। तो कंजेक्चर क्या है, बारीकी से समझिए। कंजेक्चर वे कथन है जिनको हम अपने अंतर्ज्ञान के द्वारा, गणितीय ज्ञान के द्वारा सत्य तो मानते हैं। ठीक है, सत्य मानने के पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है कि उस कंजेक्चर पर हम तमाम उदाहरण लगाते हैं तो वे सही रिजल्ट देते हैं। ठीक है, लेकिन एक उदाहरण तो एक काम चलाऊ हो गया, मान सकते हैं। हम 2 उदाहरण के द्वारा साबित करेंगे, 3 उदाहरण के द्वारा साबित करेंगे, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं मिल पाती है कि वह जो कथन है वह सभी के लिए, सभी संख्याओं के लिए लागू होगा। ठीक है, इसलिए इस तरह के कथनों को कंजेक्चर का नाम दिया गया। और ये कंजेक्चर सत्य भी हो सकते हैं, असत्य भी हो सकते हैं। जब इनकी सत्यता चाहे असत्यता सिद्ध कर देंगे, यदि सत्य हो गया कंजेक्चर तो वह क्या बन जाता है, प्रमेय बन जाता है। जैसे देखिए, एक में कंजेक्चर माने एक अनुमान भी कह सकते हैं। कंजेक्चर माने क्या, अनुमान कह सकते हैं। जैसे एक मैं कंजेक्चर बना रहा हूं, 3 सम संख्याओं का योग सम होता है, 3 सम संख्याओं का योग सम होता है, योग सम होता है, सम होता है। देखिए ये कंजेक्चर है। अब सवाल ये है, मैं अपनी बात को आप तक पहुंचा रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैं इसको साबित कर रहा हूं, लेकिन उदाहरण के द्वारा। मान लीजिए 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, इनका योग निकालिए, कितना आएगा बोलिए? 6 4 10 2 12। सम आया कि नहीं? इसका मतलब कि यह कथन हमारा सत्य है। ऐसे ही कुछ भी ले लीजिए, 4 10 + 12 कितना हो जाएगा? 10 10 20 2 22 4 26। ये भी सम आया कि नहीं? तो इस तरह से आप जो भी उदाहरण लेंगे उसके द्वारा ये रिजल्ट सही देगा। तो यहाँ से आपको ये नज़र आएगा कि कंजेक्चर जो होता है वह सत्य होता है। ठीक है ना, इसीलिए कंजेक्चर को हम सत्य मानते हैं। लेकिन कंजेक्चर सत्य और असत्य दोनों हो सकता है, क्योंकि कंजेक्चर को हम साबित नहीं किए होते हैं। वह एक अनुमान होता है, अपने गणितीय ज्ञान के द्वारा हम क्या करते हैं, उसे सत्य मानते हैं। तो आप तीनों बातों को समझे होंगे। ठीक है ना, तो मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। ठीक है ना, जिस बात को हम लोग बोलते हैं गोल्डबाक कंजेक्चर। आप क्लास 9th में पढ़े होंगे।
गोल्डबाक कंजेक्चर, गोल्डबाक कंजेक्चर, कंजेक्चर, ठीक है। तो गोल्डबाक कंजेक्चर क्या होता है, चार से बड़ी यानी कि चार से बड़े प्रत्येक, चार से बड़े प्रत्येक समपूर्णांक को, प्रत्येक समपूर्णांक को, प्रत्येक समपूर्णांक को दो विषम अभाज्य, दो विषम अभाज्य, विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखा जा सकता है। विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखा जा सकता है, समझिएगा, लिखा जा सकता है। गोल्डबाक कंजेक्चर क्या है कि चार से बड़े प्रत्येक यानी कि कोई भी सम पूर्णांक लिया जाए, सम संख्या लिया जाए, तो उस सम पूर्णांक को, सम संख्या को हम दो विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। तो चार से बड़ा कोई विषम पूर्णांक लीजिए, मैं लिखकर बताता हूं। जैसे मैंने लिया 8, ठीक है ना। 8 को हम क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, 8 को हम दो विषम और अभाज्य संख्या के रूप में लिख सकते हैं। दो विषम यानी कि दो संख्याओं के योग के रूप में लिख सकते हैं, और दोनों जो संख्याएं होंगी विषम भी होगी और क्या होगी, अभाज्य। जैसे 1 धन 7 आप लिखेंगे तो ठीक है, 7 अभाज्य संख्या है, विषम संख्या है, लेकिन 1 न तो भाज्य है न ही अभाज्य। लेकिन हमारा जो कंजेक्चर बना है किस पर बना है, अभाज्य पर बना है, तो ऐसा नहीं लिख सकते हैं। लेकिन 8 को 3 और धन 5 लिखा जा सकता है कि नहीं, बोल दीजिए, लिखा जा सकता है। 3 का है अभाज्य, 5 का है अभाज्य, 3 का है विषम, 5 का है विषम। ऐसे आप कोई भी बोलिए, 16 को क्या लिख सकते हैं, बोलिए, 16 को बोलिए। ऐसे ही क्या लिखेंगे, ऐसा लिखिए कि विषम भी होना चाहिए और अभाज्य भी होना चाहिए। 3 + 13 बोलिए, 3 का है विषम, 13 का है विषम, 3 का है अभाज्य, 13 का है अभाज्य। 20 को बोलिए, 3 + 17 लिख दीजिए। 17 क्या है विषम, 3 क्या है विषम, 3 क्या है अभाज्य, 17 क्या है अभाज्य। तो यहाँ से आपको एक अनुमान मिल गया, या कंजेक्चर आपको मिल रहा है कि 4 से बड़े प्रत्येक जो भी समपूर्णांक होगा वो हम दो विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। तो मैं आप लोगों से आग्रह ये करूँगा कि यदि हमारा यह वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच जाए। तो धन्यवाद।